नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी और आपकी प्रॉपर्टी में हम लगातार यही जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो आपके हक हैं रेरा उनकी कैसे रक्षा करती है। रेरा गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी दिक्कत भी कही है कि सुपर एरिया के नाम पर यूँ कहिए कि पूरी तरह से लोगों को ठगा जाता है और जो अलॉटी है वो कुछ कर भी नहीं पाता है, किस हिसाब से उसकी डेफिनेशन का पता नहीं है। ये कब रुकेगा इसके नाम पर जो ठगी हो रही है सुपर एरिया के नाम पर? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो सुपर एरिया की प्रैक्टिस थी उसमें बहुत सारी खामियां थी और उन खामियों को दूर करने के लिए ही जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 आया, इस कानून में ये व्यवस्था की गई। अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कोई भी यूनिट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग बेची जाएगी तो उसका विक्रय जो है वो कारपेट एरिया बेसिस पर होगा। क्यों? एक तो पहली चीज ये समझिएगा कि ये कंसेप्ट सुपर एरिया की क्या है। सुपर एरिया एक तो कहीं भी डिफाइंड नहीं है, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो कानून सुपर एरिया को डिफाइन करता हो। हर बिल्डर की अपनी एक डेफिनेशन है सुपर एरिया की, और जो डेफिनेशन है सुपर एरिया की, यदि आप बिल्डर टू बिल्डर जो एग्रीमेंट फॉर सेल हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट हैं, उनमें जो सुपर एरिया की डेफिनेशन दी गई है उनमें इतना वाइड वेरिएशन है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आखिरकार सुपर एरिया कि एक बिल्डर जो बेच रहा है उसके लिए सुपर एरिया कुछ और है, बिल्डर बी बेच रहा है उसके लिए सुपर एरिया कुछ और है, बिल्डर सी बेच रहा है उसके लिए सुपर एरिया कुछ और है। अपनी मनमानी है, अपने हिसाब से, अपनी मनमानी के हिसाब से वो एक सुपर एरिया की उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई हुई है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सुपर एरिया आखिरकार किस तरीके से वो डिफाइन करता है। सुपर एरिया यदि हम देखा जाए कि एक कोई भी आप यूनिट लेते हो, कोई भी अपार्टमेंट लेते हो, कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग लेते हो, तो जो एरिया आपको मिलता है, जो एरिया आपका नेट यूजेबल एरिया है, उसको तो आप मेजर कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास मान लीजिएगा कि ये कॉमर्शियल एरिया है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, अंदर जो बाहर की दीवारें के अंदर जो एरिया है, जो नेट यूजेबल एरिया है, उसको आप लंबाई चौड़ाई नाप सकते हो, निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस कानून ने क्या किया कि सबसे पहले ये कहा कि भाई अब जो सेल होगी वो नेट यूजेबल एरिया पर होगी, जिसको कि उन्होंने कारपेट एरिया का नाम दिया। और उसमें भी उन्होंने स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया कि पहली चीज, जो बाहर की दीवारें हैं वो नहीं आएंगी, दीवारें नहीं आएंगी उसमें, जो अंदर का नेट यूजेबल एरिया है ना वो आएगा केवल, जिसको नाप सकते हो आप। नंबर 2, इंटरनल पार्टीशन वाल्स उसका पार्ट होंगे क्योंकि वो आपके फ्लैट के अंदर है, होगी। जो वरांडा है आपका, एक्सक्लूसिव वरांडा है, जो एक्सक्लूसिव बालकनी है, वो भी इसका पार्ट नहीं होगी, वो आपके फ्लैट के साथ एक्सक्लूसिव दी है उन्होंने, उसको कवर नहीं कर सकते आप। आप अपनी रेट, जो आप नेट यूजेबल एरिया है, जो कारपेट एरिया है, आप उसकी रेट, आपका बरांडा बड़ा है, आप एक्स्ट्रा बरांडा दे रहे हो, आप एक्स्ट्रा बालकनी दे रहे हो, आप उस पैसे को उसमें डालिएगा। यानी एक पारदर्शिता अब आई है। पारदर्शिता क्या आई है कि जितना एरिया आपको कहा जा रहा है उसको आप मेजर कर सकते हो और उसी के पैसे लिए जा रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि जी सुपर एरिया क्या होगा, नंबर 1 जो आपका कारपेट एरिया है, जो आपका एरिया जो यूजेबल भी नहीं था, कई मामलों में ऐसा था कि जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं कॉमन, उनका भी आधा एरिया, उसको भी वो आधा। दूसरा, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में लिफ्ट है, लिफ्ट बेल लगता है, स्टेयरकेस हैं, लॉबीज हैं, बालकनीज हैं, जो कॉमन एरियाज हैं, सभी के काम आते हैं, उनको ले लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको लेकर के एक ब्लॉक में मान लो टोटल एरिया निकाल लिया, निकालने के बाद जितने फ्लैट्स उनसे डिवाइड कर दिया, उतना पैसा उसमें ऐड कर दिया, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद क्या गया, नीचे बेसमेंट है, चलो बेसमेंट भी मेजर आप कर लीजिएगा, बेसमेंट को भी आप बांट दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, उसके यहाँ तक ठीक था, बोला जो बाहर चौकीदार रूम है, जो जनरेटर रूम है, जो एसटीपी प्लांट है,
और कई लोगों ने तो छत पर यदि कोई वाटर टैंक बनाया उसको भी डाल दिया, गुमटी को भी डाल दिया। यानी और उसको छोड़कर कई जगह तो ऐसी उन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है, यदि उनसे खुद से कहा जाए ना कि सुपर एरिया के आपके इस पर्टिकुलर जो ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो आपने जो ये दिए डेफिनेशन दिए, उसके अनुसार आप कंपोनेंट वाइज निकाल दो सुपर एरिया किस कंपोनेंट में कितना टोटल कर दो। नहीं करता। किसी भी बिल्डर ने आज तक सुपर एरिया के कंपोनेंट्स स्पेसिफाई नहीं किए। क्या नुकसान हुआ उसका? जब सुपर एरिया खुद बिल्डर कैलकुलेट नहीं कर सकता तो बिल्डर ने क्या किया कि उसको केवल क्या करके आर्बिटरीली फिक्स कर दिया कि भाई मेरा जो सुपर एरिया है वो 1400 स्क्वायर फीट है। यदि 15-20% की लोडिंग है रेजिडेंशियल में, 25% 30% तक लोडिंग है मान लो कॉमर्शियल में, क्योंकि कॉमर्शियल में बालकनी थोड़ी लॉबीज जो है वो बड़ी हो जाती हैं, सर्कुलेशन स्पेस ज़्यादा हो जाता है, वो मान सकते हैं, वो रीजनेबल है। लेकिन कई जगह तो ऐसा अनरीजनेबल हुआ है कि अंदर का कारपेट एरिया 300 स्क्वायर फीट है और पैसा सुपर एरिया के नाम पर चार्ज करा 700 स्क्वायर फीट की, यानी 30% एरिया 40% एरिया रह गया उसका यूजेबल एरिया। इस तरह से कई मामलों में रेजिडेंशियल में भी हुआ है कि जहाँ उन्होंने आर्बिट्रेरीली जो चीज़ नहीं ऐड कर सकते वो ऐड कर दी। अब देखिएगा पार्किंग एरिया, कॉम जो ओपन एरिया है, बाउंड्री वॉल, आर्किटेक्चरल फीचर्स। अब आप कैसे आर्किटेक्चरल फीचर को एरिया में कन्वर्ट करके और किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करोगे सभी में। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि उन्होंने इतनी कन्फ्यूजिंग, सस्पिशियस और इतनी अस्पष्ट परिभाषाएं सुपर एरिया की रखी कि वो मैं नहीं समझता कि भगवान में आ जाए और उसे कैलकुलेट करने लगे कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट निकाल सकता है। ये जो बदमाशी जो ये बदमाशी, सवाल वही है, बदमाशी रोकना जरूरी है। तो एक बदमाशी हुई, होना क्या चाहिए था, जब उसके बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुए तो बिल्डिंग प्लान के टाइम पर ही जो उसने अपनी डेफिनेशन बिल्डर बाय एग्रीमेंट में दी है उसके अकॉर्डिंगली ये बताना चाहिए था कि सुपर एरिया के ये कंपोनेंट हैं और आपका फ्लैट है उसमें सुपर एरिया में लॉबी का इतना कंपोनेंट, इसका इतना कंपोनेंट, इसका इतना कंपोनेंट, इसका इतना कंपोनेंट अलग है। जिनको डाल सकते हो, जो कंस्ट्रक्शन आपने किया जिसको डाल सकते हो, लेकिन जो एरिया सेलेबल नहीं है कॉमन एरिया का, अदरवाइज जो एरिया पार्ट आ चुका है, एक एरिया को आप 2 बार तो नहीं ले सकते। तो उन्होंने क्या किया, अब ओपन एरिया है, कल को तो आप कहोगे जी कि मैंने सड़कें सीमेंट कंक्रीट बनाई है, सीधे कुछ परसेंटेज मैं इसको सुपर एरिया में जोड़ूंगा। कोई कहेगा मैंने बाउंड्री वॉल जो है ना उसको मैंने बहुत अच्छे पत्थर लगाए हैं उसमें, तो मैं उसका ही पैसा जोड़ूंगा। पर्पज़ ये है कि जो चीज़ें जिसका आप चार्ज ही नहीं कर सकते, कम्युनिटी सेंटर है, यू कैन नॉट चार्ज कॉस्ट ऑफ द कम्युनिटी सेंटर फ्रॉम दी एलओटीज। ये हमारा जो हरियाणा अर्बन एरियाज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, उस एक्ट के तहत स्पेसिफिक प्रावधान है कि कम्युनिटी फैसिलिटीज जो हैं दीज हैड टू बी प्रोवाइडेड बाय द प्रमोटर ऑन इट्स ओन कॉस्ट, यू कैन नॉट चार्ज। लोगों ने उसको भी लिख दिया सुपर एरिया में, सुपर एरिया शैल इंक्लूड द प्रोपोर्शनेट अनडिवाइडेड एरिया कंप्राइजिंग ऑफ दिस इंक्लूडिंग कम्युनिटी एरिया, कम्युनिटी फैसिलिटी। कम्युनिटी फैसिलिटीज जो हैं वो बिल्डर ने अपनी कॉस्ट पर प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जो लाइसेंस की कंडीशन है उसको सुपर एरिया में ऐड कर दिया। यानी पहली बात सुपर एरिया की परिभाषा जो थी वो बड़ी अस्पष्ट और बड़ी अपारदर्शी बनाई गई। नंबर 2, यदि उसमें कहीं कंपोनेंट भी तो ऐसे कंपोनेंट ऐड कर दिए जिन कंपोनेंट्स को आप ऐड ही नहीं कर सकते, जिनको आप बेच ही नहीं सकते, जिनका पैसा एलओटी से चार्ज ही नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ जो थी, जो इससे भी बड़ी समस्या है, जब आपको बेचा था, जब आपने अलॉटमेंट लेटर लिया था तो आपको बताया आपका एरिया 1500 स्क्वायर फीट है। जब आप पैसे लेने गए बोला आपका एरिया बढ़ के 1700 स्क्वायर फीट हो गया। अरे भाई एरिया कैसे बढ़ गया? ना आपका नक्शा रिवाइज हुआ। हिसाब से क्या होना चाहिए था? पारदर्शिता या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है, यदि आपने, क्योंकि पहले लाइसेंस मिलने से पहले लोग बुकिंग कर लेते थे, ठीक है, बुकिंग के टाइम पर आपने बता दिया भाई आपका टेंटेटिव एरिया 1500, कोई बात नहीं। जब आपके नक्शे अप्रूव हो गए, लाइसेंस आ गया, नक्शे अप्रूव हो गए, सब चीज़ मालूम है आपको, अब आपके सामने सारी ड्राइंग्स मौजूद हैं, क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, कैसे करनी है,
क्या क्या फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड करनी है, क्या उनका एरिया होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होंगे। तो आपको उस समय जब बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुए थे, अलॉटमेंट लेटर से पहले हो गए, बहुत ही अच्छी बात है। अलॉटमेंट लेटर के बाद में भी हुए हैं तो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के होते ही, या जब अलॉटमेंट लेटर जारी किया जहाँ बिल्डिंग प्लान पहले अप्रूव हो चुके थे, वहाँ आपको उस व्यक्ति को जो आपका अलॉटी है उसको लिख करके भेजना चाहिए था कि मेरे बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो गए हैं, एज पर दी अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान आपका जो है एरिया, इंटरनल एरिया इतना बनता है, यानी आपका जो सुपर एरिया टोटल है उसकी ये कंपोनेंट है। इंटरनल फ्लैट का एरिया इतना है, लॉबी, लिफ्ट, फलाना ठिकाना, इन सब का एरिया कंपोनेंट वाइज करके टोटल एरिया ये बनता है। वो तो बताया नहीं। अब क्या किया, जब उसका नक्शा भी अप्रूव रिवाइज नहीं हुआ, कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो भाई एरिया कैसे बढ़ गया फिर। और अब वो जब आदमी पैसा लेने गया तो कहते हैं बढ़े हुए एरिया के पैसे दो। अब उसके पास दो वो हैं, या तो पैसा ले, जैसा वो कह रहा है उतना पैसा दे, उसकी मांग के अनुरूप जो वो नाजायज जायज मांग कर रहा है उसके अनुरूप पैसा दे, या बेचारा उससे झगड़ा करता रहे और वेट करे अपने। नहीं, मैं एक ऐसा ही मामला है सर, 7 साल हो गए डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ 3 मूर्ति में, 7 साल हो गए उनको, और सुपर एरिया के नाम पे उनसे कहा कि 5 लाख रुपए आपको और देने। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले जो आपने मांगा था वो दे चुका हूँ, मैं ये कहाँ से दूँ। तो लटका ही हुआ है मामला। तो ऐसी स्थिति में सवाल वही है कि जब ये अपनी मनमानी, अपने फ़ायदे के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं तो इनको रोका कैसे जाए। एक तो पहली चीज़ तो ये समझ लें कि जो नई सेल है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के आने के बाद जो भी प्रोजेक्ट नए आएंगे या जो प्रोजेक्ट पहले पूरे नहीं हुए हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी नई सेल होगी वो सारी की सारी सेल जो है वो कारपेट एरिया बेसिस पर होगी। दूसरी सेल अदर देन कारपेट एरिया बेसिस पर हो ही नहीं सकती। यदि कोई कर रहा है तो गैर कानूनी है, तो वो गैर कानूनी है, और कर रहा है उसकी शिकायत यदि हमारे पास आएगी तो वो व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ पीनल प्रोसीडिंग की जाएंगी, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। इसमें कोई डाउट की बात नहीं। ऐसे बहुत सारे मामले हमारे पास आए बीच में, हमने रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की है और हमने प्रमोटर के खिलाफ भी कार्रवाई की है। अब प्रश्न आता है कि पहले जो कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीशन तो हरियाणा में वैसे प्रोजेक्ट्स को मिलता ही नहीं है क्योंकि वो कम्युनिटी फैसिलिटीज पूरी तैयार नहीं करके देते, लेकिन जिन्होंने ओसी भी ले लिया है जिन बिल्डर्स ने, और अनसोल्ड इन्वेंट्री है, वो अनसोल्ड इन्वेंट्री भी कारपेट एरिया बेसिस पर ही बेची जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो रेरा के आने से पहले उसका ओसी ले चुके थे तो वो उसको प्रोजेक्ट को या जो उसकी यूनिट्स या अपार्टमेंट्स हैं उनको वो सुपर एरिया बेच सकते हैं। उसके मामले में हम लोग स्पष्टता लाने के लिए रेगुलेशन लेकर के आ रहे हैं, जिनमें बड़ा स्पष्ट किया गया है कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर लागू होता है, irrespective of the fact whether they are registered or not registered, registrable or not registrable। कानून का प्रावधान है, सेक्शन 13 कहता है कि बीबीए जो होगा वो किसमें होगा, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगा, और वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो बड़ी कैटेगरिकली कहता है कि केवल सेल जो है वो कारपेट एरिया बेसिस पर होगी। आप अपनी सारी कीमतें उसमें डाल दो, जीएसटी है आपका, ईडीसी है, आईडीसी है, आपका प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेज है, आपने कोई और उसका कोई चार्ज आपने लेना है, अब जो कुछ है इट इज ऑल इंक्लूसिव, इट इज दी प्राइस, टोटल प्राइस यू हैव टू इंडिकेट, यू कैन इंडिकेट दिस इज पर स्क्वायर फीट ऑन कारपेट एरिया बेसिस, कारपेट एरिया इज सो मच, टोटल कम्स आउट सो मच, नो यू कैन नॉट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा, एवरीथिंग इंक्लूसिव। पहले क्या होता था, वैट कुछ और परसेंटेज से दिया, ऐसे मामले आए 1.05% वैट लगना चाहिए था क्योंकि कंपोजिशन स्कीम आई थी यहाँ बिल्डर्स के लिए, किसी ने 5% चार्ज कर लिया, किसी ने 4% चार्ज कर लिया। कई मामले ऐसे आए जहाँ है ना कि उसमें एक क्लॉज जरूर है कि भाई कोई नया इंसिडेंस ऑफ टैक्स आ जाता है इस दौरान जो कि पेएबल है गवर्नमेंट को, वो तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी जिस दिन आपने बुकिंग की है, जिस दिन आपने अलॉटमेंट किया है, उस दिन जो भी कुछ टैक्सेस थे
कीमत जो टोटल थी ना, ओवरऑल टोटल कीमत सारी उसमें इंक्लूडेड है, ताकि किसी प्रकार का संदेह ना रहे, बाद में किसी प्रकार की चीटिंग ना हो, बाद में किसी प्रकार की नाजायज़ डिमांड बिल्डर नहीं करे, क्योंकि इस प्रकार की नाजायज़ डिमांड के बहुत सारे मामले हमारे पास आते हैं। और नाजायज़ डिमांड कब होती है? ये उस समय होती है जब एलओटी इंतजार में बैठा है कि मुझे अब कब्जा मिलना है, मैं अपने ड्रीम होम में जाऊँगा, या कन्वेंस डीड नहीं करते, कन्वेंस डीड के टाइम पर कर देते हैं। तो उन नाजायज़ मामलों में जहाँ इस तरीके की मांग की जाती है बिल्डर के द्वारा, हमारे पास मैटर्स आते हैं, उन मैटर्स को हमने डिसाइड किया है और उस नाजायज़ मांग से एलओटी को मुक्ति दिलाई है। अब सुपर एरिया का जो दूसरा में जो पहलू था, वो पहलू था सुपर एरिया, उसने बढ़ा दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, एनसीडीआरसी ने भी एग्जामिन किया, और हम लोगों का भी यही इसमें दृष्टिकोण है कि भाई यदि आप कहते हो एरिया बड़ा है, बड़ा एरिया है, आप चार्ज करिएगा, लेकिन कब? आप बताओ तो सही कि पहले आपका एरिया ये था, ये कंपोनेंट थे, फिर हमारा ये बिल्डिंग प्लान रिवाइज हो गया, उसमें ये कंपोनेंट घट गए, ये बढ़ गए, या आपने कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर दी जो लीगल थी, उसके कारण बढ़ गए। यानी आज आप ये नहीं कह सकते बिना बताए, पहले ऐसा था ना कि बिना बताए बोला बढ़ गया मेरा तो आपको देना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीडीआरसी और रेरा, हम सब लोगों के इस मामले में एक रूपता है, एक प्रकार का दृष्टिकोण है कि बिना जस्टिफाई किए यू कैन नॉट डिमांड इन द नेम ऑफ इंक्रीज इन सुपर एरिया। बहुत सारे मामलों में बीपीटीपी का है, एमआर का है, M3M का है, मतलब कोई भी बिल्डर हो, यदि इस तरीके का मामला हमारे सामने आया है तो हमने उस अनधिकृत मांग को निरस्त किया है और कहा है अब पूरा जस्टिफिकेशन दो, उसे संतुष्ट करने दो। यदि वो जस्टिफिकेशन से संतुष्ट है पैसे दे, जस्टिफिकेशन कोई नहीं बनता है तो पैसे नहीं दे, और कोई डिस्प्यूट है तो हमारे पास आओ। हमने बिना कारण के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के यदि सुपर एरिया इंक्रीज किया है उसने आर्बिट्रेरली, तो उसको कैंसिल किया है, उसको निरस्त किया है और उसको नाजायज़ ठहरा करके एलओटी को उसको देने से ना किया है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से बात की जाए, ये तो 2016 के बाद तो स्थिति आपने स्पष्ट कर दी, लेकिन उससे पहले के प्रोजेक्ट हैं और उसके नाम पर जैसे मैंने ये उदाहरण दिया, तो उस स्थिति में क्या रेरा मदद करेगा? हम लोगों का बड़ा स्पष्ट मत है कि देयर कैन नॉट टू सेट ऑफ लॉ फॉर द सेम थिंग। यदि पारदर्शिता लानी है तो हम लोगों ने तो अपने जो रेगुलेशंस तैयार किए हैं उनमें ये प्रावधान भी किया है कि पुराने प्रोजेक्ट्स की भी, यदि पुराने मामलों में भी रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री का मतलब क्या है? आपकी प्रॉपर्टी डिफाइंड है कि आपकी प्रॉपर्टी ये है, आपका 500 गज का प्लॉट है, 400 गज का प्लॉट है, उसके लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, सड़क है, आगे सड़क है, पीछे सड़क है, क्या है, मतलब उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है। एंड डिस्क्रिप्शन शुड बी एग्जैक्ट सो दैट यू कैन मेजर इट। नाउ सुपर एरिया में यू कांट मेजर इट, यू कांट फाइंड आउट कि हाउ मच सुपर एरिया। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? द रिक्वायर्ड थिंग इज कि जो प्रॉपर्टी जो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं भी है, रेरा के आने से पहले भी जो प्रॉपर्टी बन चुकी हैं वो बिकती हैं, तो उनकी रजिस्ट्री केवल कारपेट एरिया बेसिस पर होनी चाहिए, जो डेफिनेशन कारपेट एरिया की कानून में दी गई है। क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी बेचते हो आप पूरा एक अमाउंट निश्चित करते हो एब्सोल्यूट तरीके से, भाई 3 करोड़ 70 लाख की मेरी, ठीक है, 3 करोड़ 70 लाख में आप बताइएगा 3 करोड़ 70 लाख की प्रॉपर्टी सुपर एरिया नहीं कहोगे आप, वहाँ भी आपको 3 करोड़ 70 लाख की है, उसका मेरा ये कारपेट एरिया है, जो उसको डिफाइन करिएगा कारपेट एरिया को, और बताइएगा इसके साथ इतना बड़ा बरांडा दे रहा हूँ मैं, इतना बड़ा इसके साथ में बालकनी दे रहा हूँ, ये मतलब कि मेरा जो है डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी जो है उसके टोटल कॉमन एरियाज ये हैं, आपने बता दिया उसमें सिचुएटेड है, कॉमन एरियाज में अनडिवाइडेड इंटरेस्ट उसका होगा ही, तो ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कैलकुलेट करो। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए, कन्वेंस डीड के लिए हम लोग ये रजिस्ट्रार से अपेक्षा रखते हैं, जो तहसील ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, कि आगे से वो प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्री सुपर एरिया बेसिस पर ना करें, केवल कारपेट एरिया बेसिस पर ही हो। तो इससे क्या है, पारदर्शिता आएगी, लोगों के साथ ठगी नहीं होगी, और बहुत सारे जो डिस्प्यूट अवॉइड किया सकते हैं, वो डिस्प्यूट है ना, वो अवॉइड किया सकें। बहुत शानदार बात बताई है कि जिस तरह से सुपर एरिया के नाम पर मनमानी होती है बिल्डरों की, उससे आप
पूरी तरह से बच सकते हैं। और आपके साथ इस नाम की ठगी हो रही है तो रेरा आपके साथ है ही, रेरा में आप कंप्लेंट करें। और आसपास भी, अपने आसपास भी और खुद भी है, जब आगे आप प्रॉपर्टी लें तो ये जो सुपर एरिया की डेफिनेशन है इसको बड़े ध्यान से देख लें, इसमें कंपोनेंट क्या है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर आपका बेवकूफ़ बनाया जाता है और आपसे जो चार्ज हैं वो ज़्यादा वसूले जाते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।